स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के YouTube चैनल पे। अभी तक हम वर्णमाला के 2 पार्ट देख चुके हैं, तो उसी वर्णमाला की कड़ी में आज हम आपके पास वर्णमाला का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछले पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है, तो उनमें से 4 प्रकार हम पढ़ चुके थे, जबकि पांचों प्रकार की अगर मैं बात करूं तो पांचों प्रकार होता है आपके पास मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है आपके पास? पहला है यहाँ पे विवृत। तो विवृत होता क्या है, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुंह है यानी मुख द्वार है वो पूरा खुलता है, उसे कहा जाता है आपके पास विवृत। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह द्वार पूरा खुले उन्हें विवृत कहा जाता है। ठीक है, और विवृत में हमारे पास आ जाता है आ। ठीक है, सिर्फ आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुंह द्वार है वो पूरा खुल जाता है। जैसे आप कहेंगे आ, तो जब आप आ कह रहे हो तो आपका जो मुंह है वो पूरा खुल रहा है, तो इसी को कहते हैं विवृत। ठीक है, दूसरा है हमारे पास अर्ध विवृत। तो विवृत का मतलब था कि मुंह द्वार पूरा खुलेगा, और अर्ध विवृत का मतलब है कि मुख द्वार आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुंह है वो आधा खुलता है उन्हें कहा जाता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में कौन कौन से स्वर आते हैं? एक आता है आपके पास छोटा आ, ए और औ, ये सभी हमारे पास अर्ध विवृत कहलाते हैं। तो जब आप अ का उच्चारण करेंगे तो जो हमारा मुख द्वार है वो आधा खुलता है। जैसे आप कहेंगे आ, तो जब आ कहते हो तो मुंह द्वार पूरा ना खुलकर सिर्फ आधा खुलता है। ऐसे जब आप उच्चारण करते हैं ए, तो जब ए आप कहेंगे तो ए कहने पर आपका मुख द्वार आधा खुलेगा। ऐसे आप जब औ का उच्चारण करते हैं औ, तो औ का उच्चारण में आप देखेंगे कि आपका जो मुंह है वो आधा खुलता है। ठीक है, अगला है आपके पास संवृत। संवृत क्या होता है? मुख द्वार लगभग बंद। यानी जब हम किन्हीं स्वरों का उच्चारण करते हैं और हमारा जो मुख द्वार है वो उन स्वरों के उच्चारण के समय लगभग बंद रहता है, उन्हें संवृत कहते हैं। समृद्ध क्या है आपके पास? ई, उ और बड़ा उ, ये सभी आपके पास समृद्ध है। जब आप छोटी ई का उच्चारण करेंगे तो आप क्या कहेंगे? ई, तो आपका जो मुख द्वार है वो लगभग बंद है, ई है ना, लगभग बंद यानी थोड़ा सा खुला रहता है, लेकिन मैक्सिमम आपका जो मुंह का पोर्शन है वो बंद रहता है जब आप कहोगे ई। ऐसे आप जब कहोगे बड़ी ई तो ई है ना, जैसे आप कहोगे ऊ, जैसे आप कहोगे ऊ, तो इनमें आपका जो मुख द्वार है लगभग बंद रहता है। ठीक है, अगला है आपके पास अर्ध समृत। अर्ध समृत में क्या होता है कि मुख द्वार जो होता है आपका वो आधा बंद होता है। इनमें से हमारे पास ए और ओ आते हैं आपके पास। जब आप उच्चारण करते हो ए का तो आपका मुख द्वार आधा बंद होता है और आधा खुला रहता है। ऐसे जब आप उच्चारण करते हो ओ का तो आपका मुख द्वार आधा बंद होता है। तो इस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से करते हैं, जिनमें से 4 प्रकार हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं और 5वां प्रकार आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। जब हम स्वरों का उच्चारण स्थान करते हैं तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि उनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, उसी को स्वरों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अगर मैं बात करूं स्वरों के उच्चारण स्थान की, तो पहला स्वर ये है आपके पास, एक कॉलम मैंने वर्ण का बनाया है, दूसरा वर्ग का और तीसरा कॉलम उच्चारण स्थान का। जब आप उच्चारण करते हो अ या आ का, तो आपका ये जो ध्वनि आती है वो आपके कंठ से आती है। जैसे आप यहाँ से उच्चारण करते हो आ, तो यहाँ से आपकी ध्वनि निकलती है। जैसे आप कहोगे आ, तो ये आपके कंठ से निकलती है। और इसको वर्ग दिया गया है कंठ वर्ग, और उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं तो उच्चारण किया जाता है कंठ से। ठीक है, अगली मैं बात करूं
ई ई। तो ई का जो उच्चारण होता है तालव्य से होता है। जब हम ई का उच्चारण करते हैं ई, तो आपकी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है। जब आप ई या बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ आपकी तालु को स्पर्श करती है। जैसे ई, तो देख रहे होंगे जीभ जो है आपकी तालु को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ई का उच्चारण तालु से। अगला है ऊ और बड़ा ऊ। इनका उच्चारण आपके पास ओंठों से किया जाता है, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ग में रखा जाता है और उच्चारण स्थल इसका होता है ओंठ। जब आप उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करेंगे ऊ, तो यहाँ पे ओंठों से आप उच्चारण करते हैं ऊ। यहाँ पे बड़ा ऊ जो है ऊ, तो इस तरीके से ओंठों से आप इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, अगले आपके पास री। री का जब आप उच्चारण करते हो तो इसको देखते हो आप कि ये मूर्धन्य वर्ग का है और मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। अब मूर्धा का मतलब क्या हुआ, जब आप री का उच्चारण करोगे तो आप नोटिस करोगे इस चीज को कि आप जब री का उच्चारण कर रहे हो तो जो आपकी जीभ है वो मुड़ रही है। जैसे आप उच्चारण करो री, तो जब री का आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ अंदर की ओर मुड़ी होती है। री, तो आपकी जीभ अंदर की ओर मुड़ जाती है, तो इसी को आप मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है। आगे मैं बात करूं ए और आई की, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य और उच्चारण स्थल इसका कंठ और तालु। ठीक है, ऐसी ओ और औ का जब उच्चारण किया जाएगा तो ये उच्चारण वर्ग है आपका कंठोष्ठ और उच्चारण स्थान आपका आ जाता है कंठ और ओंठ जो है आपकी या ओष्ठ। ठीक है, अब समझते हैं इन दोनों। देखिए, हम वर्णमाला की पहली क्लास में भी देख चुके हैं कि जो ए वर्ग ए और आई है आपके पास, ए मिलके बनता है आपके पास आ और ई से, जो कि एक विजातीय वर्ग कहलाता है। ऐसी जब आ और ई मिलेंगे तो ए बनाएंगे, और आ है आपका कंठ वर्ग का और ई है आपका तालु वर्ग का। तो जब आ और ई मिला के नया वर्ण बनाते हैं आपके पास ए, तो ये कहलाता है आपके पास कंठ तालव्य। ठीक है, ऐसी जब आप ए में आ का योग करते हो तो आपके पास स्वर बन जाता है आई। ठीक है, आगे मैं बात करूं ओ की, तो ओ बनता है आपके पास आ और ऊ मिला के, यानी आ में जब आप ऊ मिलाओगे तो औ बनता है। आ आपके पास कंठ वर्ग से होता है और ऊ आपके पास ओंठों से इसका उच्चारण किया जाता है, तो इसको उच्चारण स्थल हो गया इसका कंठोष्ठ। ऐसे आप ओ में जब आप आ को जोड़ते हो तो नया वर्ण बनता है आपके पास औ। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। अभी तक हमने सिर्फ स्वरों के बारे में पढ़ा है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, स्वरों का उच्चारण स्थल क्या होता है, ठीक, और स्वरों की परिभाषा। ठीक है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आज आपके पास। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। ठीक है, अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन होते क्या है आपके पास, व्यंजन की क्या डेफिनेशन। व्यंजन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है ये है व्यंजन आपके पास। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर स्वर की सहायता से, जैसे आप का लिखोगे तो जब आप का उच्चारण करोगे तो यहाँ पे का के उच्चारण में आपको क्या सुनाई देगी, आ की ध्वनि सुनाई देगी, है ना। जब आप का विच्छेद करोगे तो क्या बन गया, एक बन गया आपके पास का और एक आपके पास बन गया हुआ।
ठीक है, ये आपके पास कहलाता है व्यंजन और ये आपके पास कहलाता है स्वर। ठीक है, याद रखना आपके पास कि बिना स्वर के स्वरों का, बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। यानी व्यंजन का जब भी उच्चारण किया जाएगा तो स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और अगर आप स्वर की सहायता नहीं लेते हो तो व्यंजन आपके पास बनेगा ही नहीं और ना ही उसका उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपके पास लिखा है का और एक लिखा है। ठीक, दोनों में क्या अंतर है आपके पास? इसको हम कहते हैं पूरा व्यंजन, इसको कहते हैं पूरा व्यंजन और इसको हम कहते हैं आधा व्यंजन। इसको पूरा व्यंजन इसलिए कहा गया है कि जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको स्वर की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे मैं उच्चारण करूं का, तो जब मैं का उच्चारण कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, जबकि मैं इस वाले का उच्चारण करूं तो मैं इसका उच्चारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपके पास स्वर नहीं है। अब जब भी आप का बोलोगे तो आ की ध्वनि आपके पास ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। कहिए का, कुछ भी कोशिश कर दीजिए, आप बिना स्वर की सहायता से इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। यानी हमने एक बात समझ ली है कि स्वरों व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, और बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का हम उच्चारण कर ही नहीं सकते, हमें स्वर की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए देखते आगे। अगर मैं हिंदी वर्णमाला में बात करूं आपके पास व्यंजनों की, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है आपके पास? व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या मानी जाती है आपके पास 39। ठीक है, कौन कौन से? 25 होते हैं आपके पास स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 4 होते हैं आपके पास अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं आपके पास संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और 2 होते हैं आपके पास द्विगुण व्यंजन। ठीक है, आपके 25 और 4 29 और 4 33 और 2 35। ठीक है, और आपके पास 4 होते हैं आपके पास ऊष्म व्यंजन, 4 होते हैं आपके पास ऊष्म व्यंजन। तो देखिए 25 और 4 29 और 4 33 और 4 37 और 2 39 39। तो आपके पास टोटल कुल व्यंजनों की अगर बात करो तो व्यंजन कुल आपके पास 39 39 व्यंजन होते हैं, जिनमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर मैं बात करूं इसमें तो आपके पास याद रखना कि अगर कभी एग्जाम में आपके पास कोई ऐसा प्रश्न आए कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो याद रखना परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या मानी जाती है कितनी? 33। कितनी मानी जाती? 33। कैसे ये मानी जाती है आपके पास? अच्छा,
ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो याद रखना, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 33, का से लेके हा तक। 25 आपके पास ये स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, 4 आपके पास ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, और 4 आपके पास हो जाएंगे ये ऊष्म व्यंजन। 25 और 4 29 और 4 33। यानी कभी अगर किसी परीक्षा में आपके पास प्रश्न आता है कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो हमेशा आप उत्तर लिखेंगे उसका 33, का से लेके हा तक। ठीक है, चलिए इसे नोट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कुल की बात करूं तो कुल एक बार कुल व्यंजन लिख देता हूं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास हो गया सा सा सा, ये आ जाएगा अक्षा, रा, ज्ञा और स। तो दो बच जाते हैं डा और डा, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, और इनको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, 25 और 4 29 और 4 33 और 4 37 और 2 39। ठीक है, चल तो ये कुल आपके पास कुल व्यंजन, कुल व्यंजन 39। अगर परंपरागत रूप से पूछता है तब 33 कहां तक करोगे, यहां तक। लेकिन अगर पूछता है कुल, तो कुल में कितने करोगे, 39, कहां तक, ढा तक। ठीक है, चल ठीक है, चलिए एक और बात, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, और पांचवा होता है आपके पास द्विगुण व्यंजन। यानी व्यंजन भी हमारे पास 5 प्रकार के, और स्वरों का वर्गीकरण भी 5 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए